स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुभव विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे इंडियन पावर कंपनी और E2S पावर कंपनी की जो शादी हुई है और एक नया प्रोटोटाइप मार्केट में आया है उसे समझते हैं। तो आइए समझते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि रिन्यूएबल बल्ले बल्ले रिन्यूएबल्स का दाम कम हो रहा है, अति बल्ले बल्ले सस्ते में एनर्जी मिल रहा है, सर्वोत्तम, और आपका पर्यावरण को नुकसान नहीं हो रहा है, बहुत बढ़िया बात है। प्रॉब्लम ये है कि वो इंटरमिटेंट है, दिन है तो इसमें गारंटीड नहीं है कि वो दिन भर आपको सही से देगा, मतलब कि दिन में 6 घंटा या 4 घंटा गारंटीड नहीं रहता है। विंड भी गारंटीड नहीं रहता, तो ये एक इंटरमिटेंट का प्रॉब्लम बना देता है, यानी कि हमारा कंजम्पशन जो है वो फ्लो करता रहता है। अब रहा बात की जनरली जनरेशन थ्रॉटल करता था पहले के टाइम में, तो आपका डिमांड बढ़ गया, जनरेटर ज़्यादा बनाने लगा, डिमांड घट गया, जनरेटर कम करने लगा। सोलर और विंड के केस में प्रॉब्लम यह है कि वो अपने मूड पे चल रहे हैं, उनको ज़्यादा बनाना है वो बना देंगे, आपको कंज्यूम करना कीजिए, रिजेक्ट करना है रिजेक्ट कीजिए, आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ये इंटरमिटेंट एक बहुत बड़ा समस्या बन गया। और इससे समझिए एक दूसरी समस्या आ गई। पहले टाइम में उतना बड़ा समस्या नहीं था कि जब आप विंड टरबाइन जो शुरू शुरू के आते थे उसमें गियर बॉक्स होता था और ब्लेड का एंगल ऐसे कंट्रोल करते थे कि जनरेटर का आरपीएम जो है फ्रीक्वेंसी लॉक्ड रहे, यानी कि वो सिंक्रोनस जनरेटर चलाते थे, तो एक्चुअली इनर्शिया आता था। साइड इफेक्ट ये था कि ये मतलब गियर बॉक्स बहुत जल्दी खराब होता था, बहुत एक्सपेंसिव रहता था, डैमेज भी बहुत होता था, आग भी लगता था, क्योंकि मतलब आप समझिए आप हवा के साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हो कि भैया तुम्हारा हम एंगल ऐसा करेंगे ना कि इतना ही टॉर्क जनरेट हो, इतना ही जनरेटर चले, वो एंड में छोड़ दिया गया। पहले तो ये किया गियर बॉक्स हटा के भैया ठीक है जनरेटर चलाओ, उसके अंदर ये इंडक्टिवली फेड ये जनरेटर लगाया गया जहां की रोटर का स्पीड जो है कम बेसी हो सकेगा, लेकिन रोटर के अंदर एक स्पिनिंग मैग्नेटिक फील्ड डाल के आप कॉम्पनसेट करोगे। इनर्शिया ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया था। फिर अब के केस में भैया गियर बॉक्स हटाओ, ये सब हटाओ, शांति से जो फ्रीक्वेंसी बन रहा है बनने दो, उसे इन्वर्टर से ये करके हम बिजली देंगे। तो मतलब अब ये सब ये हो गया है, क्या बोलते हैं, इनर्शिया नहीं दे रहा है। पहले बीच में एक फेज आया था जहां इनर्शिया मिलता था, वो खत्म हो गया है। तो अभी विंड इनर्शिया नहीं दे रहा है, सोलर में इनर्शिया होता ही नहीं है। तो एक समस्या हो गई कि ग्रिड में अगर इनर्शिया नहीं रहता है तो छोटा से छोटा फेलियर भी कैस्केड फेलियर बन जाता है। यानी कि मान लीजिए एक तो सोलर ग्रिड है, मतलब आपका बम बम 1-2 गीगावाट दे रहा है, उसमें कुछ ग्लिच आया, उसमें 1-2 इन्वर्टर छींक दिया कि हो गया भाई, इन्वर्टर समान है, कोई फिजिक्स नहीं है उसको जो संभाले हुआ है, ग्लिच मारा वो हो गया, धड़धड़ा के ये पावर प्लांट चला गया, डिस्कनेक्ट हो गया। अब बात है कि ग्रिड में अगर सिर्फ ये था कोई बड़ी बात नहीं, ये डिस्कनेक्ट हुआ, मैनेज हो जाएगा। अभी ये होता है कि दूसरे सोलर फार्म ट्रिप कर जाते हैं क्योंकि इनर्शिया नहीं है। वो जो सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करते हैं, जो जिसे हम लोग कहते हैं ग्रिड टाई इन्वर्टर, वो कंफ्यूज हो जाता है कि सर कौन सा फ्रीक्वेंसी सही है, और उसको बनाया जाता है सेफ्टी के लिए, ऐसा बनाया जाता है कि अगर तुमको लग रहा है भैया ग्रिड का मतलब फ्रीक्वेंसी अनबैलेंस हो रहा है, अनबैलेंस फ्रीक्वेंसी मत डालो, तुम डिस्कनेक्ट कर दो। तो लेकिन आप समझ सकते हो ना कि कहीं एक ग्लिच आता है, धड़धड़ा के पूरे सोलर फार्म डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, बहुत बड़ा सेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है क्योंकि इनर्शिया नहीं है। तो जो वेव फॉर्म है, जो 3 फेज का वेव फॉर्म चल रहा है, वो स्टेबल नहीं है। तो अगर इनर्शिया हट जाता है ग्रिड से तो ये होता है। तो पहले क्यों नहीं होता था? पहले क्योंकि जो घूम रहे हैं, जैसे आपका कोल पावर प्लांट है, उसमें हो क्या रहा है, बम बम टरबाइन है, वो अति बम बम स्पीड में घूम रहा है, बड़का जनरेटर, टोटल स्पिनिंग मास कुछ टन से कई 100 टन तक का हो सकता है, और वो हर पावर प्लांट में है। तो वो टोटल मतलब एक समझिए जायरोस्कोप लगा रहता था, जो कभी भी लोड जरूरत से ज्यादा हुआ डिप करने की कोशिश किया, इनर्शिया बोला रुको यार, इनर्शिया क्या करता था, उसको डैम्पन कर देता था, मतलब धड़धड़ा के आपका आरपीएम घटे और हर्ट्ज नीचे आए, वो धीरे से आता था। और वो इतना धीरे हो जाता था कि कंप्यूटर डिटेक्ट कर रहा, सर आरपीएम नीचे आना शुरू हो गया, स्टीम का प्रेशर बढ़ा दो, कॉम्पनसेट कर दो। और ये सब उल्टा ही करते, मतलब कोई बड़ा सा फर्नेस चल रहा है, 10 मेगावाट चूस रहा है, एकदम बम बम एनर्जी ड्रेन कर रहा है, एकाएक खत्म हो जाए, आरपीएम भागने लगे, नहीं इनर्शिया बोले रुको यार, इनर्शिया धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, फ्रीक्वेंसी आपका 50 हर्ट्ज है, 50.001 बढ़ना शुरू हुआ, कंप्यूटर बोला सर यहाँ लोड घट गया है, एक काम करो स्टीम को कंट्रोल कर दो। तो ये होता है इनर्शिया। ना तो सोलर में इनर्शिया ना तो विंड में इनर्शिया है, और बिना इनर्शिया के हमारा ग्रिड चल नहीं सकता क्योंकि वो स्टेबल नहीं होगा, सारे इन्वर्टर छिकने लग जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे भैया हो क्या रहा है, और लोड पड़ने या ना पड़ने पे या फॉल्ट होने पे स्वाहा, सीधे स्वाहा मंगला। तो ये हमारा समझिए जो ग्रिड एकदम हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त है, वहां से एकदम कमजोर कड़ी बन जाता है कि भैया थोड़ा सा भी छींके हम बोल जाएंगे। तो ये एक समस्या बन गया। और ये समझिए कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा और जॉब्स, नौकरी सब जो है वो पावर प्लांट्स में लगाए हुए हैं। मतलब कि पावर प्लांट्स अभी पिछले 20 साल से हम लोग मतलब अभी भी बना ही रहे हैं, कुछ कुछ तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो बात है कि हम लोग बहुत इन्वेस्टमेंट किए हैं, और पावर प्लांट का इन्वेस्टमेंट आरओआई जो होता है काफ़ी टाइम लेता है। और रहा बात कि अगर आप उसको हम डिकमीशन कर देते हैं, वो
उधारी चढ़ जाता है देश पे। और ऐसा आप हर पावर प्लांट पे करेंगे, पहला तो उधारी जो चढ़ेगा वही देश को भूखे मार डालेगा, लेकिन उसका दूसरा था कि इतने सारे लोगों की नौकरी आप गायब कर दे रहे हो, वो एक समस्या है। जैसे सोलर फार्म, बड़ा सोलर फार्म है, उसमें सब स्टेशन की नौकरी बची रहती है, क्योंकि सब स्टेशन वहां पे भी लगेगा, आपका इसमें भी लगेगा, वो दोनों बचा रहता है। लेकिन बाकी सारा प्लांट का जो जॉब है, ऑक्सिलरी जॉब से, वो सब खत्म हो जाता है। तो बहुत ज्यादा, मतलब आप कहोगे कि अरे कितना जॉब होगा, टोटल आप जोड़ोगे तो बहुत लंबा लिस्ट आ जाता है। तो समझिए बहुत सारे मतलब बहुत ज्यादा बड़ा कैपिटल फंसा हुआ है। अगर उससे आरओआई नहीं हुआ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, वो धांधली बन जाएगा हमारे लिए। और अगर उतने सारे नौकरी हटाए, कुछ कुछ छोटा सा गांव हो, कुछ छोटा सा डिस्ट्रिक्ट हो, बहुत सारा कस्बा है, सिर्फ पावर प्लांट पे है, पावर प्लांट है, पावर प्लांट के चलते वर्कर्स हैं, वर्कर के चलते उनका स्कूल है, स्कूल के चलते कॉलेज है, कॉलेज के चलते हॉस्पिटल है, ऐसे ऐसे करके सब चीज बना हुआ है। पावर प्लांट गया गया। और ये होता था, माइनिंग कॉलोनीज में होती थी कि कहीं आप जाके लोग माइनिंग सेटअप किए हैं, माइन जब तक था पूरा शहर एकदम बम बम चल रहा है, माइन खत्म हुआ, स्वाहा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। पावर प्लांट्स हमारे लिए बहुत बड़ा फाइनेंशियल और जॉब इंप्लीकेशन बहुत बम रखता है। तो वही समझिए कि उतना पैसा को बस इग्नोर कर देना कि अरे छोड़ो, छोड़ दो उसको, वो घातक है। कार्बन इमिशन के पर्सपेक्टिव से जो कि आपने बना के कचरा छोड़ दिया, वो अच्छी बात नहीं है। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 24x7 पावर। तो दो इंटरमीडिएट है, हमारा डिमांड इंटरमीडिएट है, ये दोनों की शादी कैसे कराएं, उसको कराने का एक ही तरीका है, एनर्जी स्टोरेज चाहिए। तो ये समस्या बहुत बड़ी है, गंभीर है, इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो E2S एक कंपनी है, कुछ ही साल पुरानी है। इन्होंने एक आइडिया लिया कि जब रिन्यूएबल पावर ओवर होने लगता है, जो कि अभी मतलब कैलिफोर्निया लिटरली 2023 में ऐसा पहुंच गया था कि दिन में उनको ग्रिड बंद करना पड़ गया। भैया सोलर इतना प्रोड्यूस कर रहा था, बंद, खत्म, दी एंड, दिन में वो ओवर प्रोडक्शन चले गए। तो और इंडिया भी धीरे धीरे वहीं पहुंच रहा है कि जहां पे हमारा दिन में ग्रिड बंद करना पड़ जाएगा। बंद करना मतलब कर्टेलमेंट करना, यानी कि जो जनरेशन है उनको फोन कर दिया जाए, सर आप काटो। और जनरेशन अगर नहीं काटता है तो सबसे ये इससे काट देंगे, जो डिस्ट्रीब्यूशन वाले हैं वो बटन दबा दबा के सर्किट ब्रेकर काटने लग जाएंगे। तो उसी को हम लोग पावर कर्टेलमेंट कहते हैं। और उस टाइम अगर आप बिजली डाल रहे हो तो आपको पैसा देना पड़ेगा ग्रिड को। अब ये डिपेंड करता है कहाँ का क्या पॉलिसी है, कहाँ क्या सिस्टम है, लेकिन आप समझ सकते हैं मामला बहुत गंभीर हो गया है। और इंडिया में इतना सीरियस समस्या बनने वाला है ये कि गवर्नमेंट इसी साल यानी 2024 में लॉ पास कर रहा है कि अब हम आपको दिन में टैरिफ देंगे, दिन में आप बिजली खाइए, आपका कम पैसा लगेगा। तो क्योंकि बोल रहे हैं वो इतना ओवर प्रोडक्शन में काटने में वो फार्म वालों का नुकसान होने लगता है, और फार्म वालों का नुकसान होगा तो वो नया फार्म नहीं बनाएंगे, तो भैया आप घूम फिर के वहीं फंस गए। समझ, सब पावर एक ही पॉइंट में बना रहा है, लेकिन आपको कंजम्पशन दिन भर है। तो बीच में हमने कुछ बफर चाहिए, नहीं करेंगे तो ये मतलब शुरू में दाम घटता है कि बहुत लोग बना रहे बिजली, तो दाम बहुत घट जाता है, फिर एक पॉइंट आता है कर्टेलमेंट। तो एक टाइम होता है, मतलब दिन में, इंडिया के केस में दिन में होता है, और विंड के केस में भी होता है कि मतलब शाम के टाइम में या कुछ कुछ टाइम में बहुत तेज हवा चलना ही है, तो सबका हिसाब बन जाता है कि भैया इस टाइम में पावर सस्ते में मिलेगा। उस टाइम को अगर आप स्टोर कर लेते हो, बहुत सस्ता मिलता है, और उसे आप मान लीजिए उसका आपने खरीदा 100 मेगावाट आवर, आप वापस सिर्फ 25 मेगावाट आवर बेच पाओगे, लेकिन दाम के गैप में, यानी कि जब एनर्जी डिस्पैचर आपको एनर्जी बेच रहा है और जब आपसे खरीद रहा है डेस्परेट टाइम में, वो बहुत ज़्यादा पैसा पे करेगा। जैसे कोल पावर प्लांट का यूनिट दाम जो होता है कितना, उससे डिस्पैचर का, ये आप और हमारे लिए नहीं है, आप और हमारे बीच में एक लेयर होता है जिसे डिस्पैचर कहते हैं। मतलब पावर प्लांट्स है, पब्लिक है, और इसके बीच में ग्रिड है। ग्रिड को कौन मैनेज कर रहा है? डिस्पैचर। तो डिस्पैचर का दाम अलग से होता है, उनका ही काम होता है कि भैया यहाँ कोल पावर प्लांट से बिजली आ रहा, खरीद लो, ये न्यूक्लियर है, इसको कभी भी लोड कम नहीं होना चाहिए इस पे, और अगर कभी मेंटेनेंस होता है तो ठीक है भैया, कौन कौन पावर प्लांट को एक्स्ट्रा कैपेसिटी लाना होगा, ये सारा डिस्पैचर करते हैं। तो डिस्पैचर के पास वो कॉस्टिंग आती है कि अच्छा, उनका मतलब टारगेट ये रहता है कि सबसे कम सस्ता बिजली सबसे ज़्यादा कंज्यूम करो, ठीक है कंज्यूम करो, लेकिन लोड बढ़ गया तो वो दिल्ली में फोन करेंगे, भैया दिल्ली में तुम जितना गैस जेट टरबाइन ये वाले सिस्टम है पावर प्लांट्स है उनको चालू कर दो, पीकर पावर प्लांट्स कहते हैं उसे, तो बिजली मेंटेन हो, लेकिन उसका दाम बहुत ज्यादा रहता है। तो वैसे ही समझिए, अगर आप सस्ते में बिजली खरीद रहे हैं तो महंगे में आप बेच सकते हो, और दोनों के बीच में इतना गैप है कि जो आपका इनएफिशिएंसी का लॉस हो रहा है उसके बावजूद भी आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये मार्केट में एक इक्वेशन, मैं बताऊं, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स में गैप है। कितना गैप है ये डिस्पैचर बता सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास वो टोटल मैथमेटिक्स आता है, बाकी सब लोग के पास नहीं आता है। तो इनका आइडिया कि उस टाइम में हम बिजली खरीद लेंगे, जब एकदम सस्ता मिल रहा है हम दबा के खरीद लेंगे। तो इससे खरीदने से ये फायदा होता है कि ग्रिड को नुकसान नहीं होता, ग्रिड खतरा में नहीं जाता, और कर्टेलमेंट नहीं होता, दोनों का फायदा होता है। मतलब जितने सोलर फार्म है उनका कम प्रॉफिट होता है, लेकिन जीरो नहीं हो जाता कि भैया प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। उनका ये होता है कि अच्छा थोड़ा सा कम पैसा आ रहा है, ठीक है, मतलब समझ रहा है, इट्स लाइक अच्छा, अरे कभी मतलब सुबह सुबह में बहुत पैसा आता है, एकदम पीक दोपहर में थोड़ा घट जाता है, फिर शाम को थोड़ा सा आने लगता है, मतलब पूरा दिन में बात कर रहा हूँ, तो मैनेज हो जाएगा। फिर उसको थर्मल मीडियम में स्टोर कर देना कुछ घंटों के लिए, और कुछ घंटा यहाँ पे मैं समझिए बात हो रही है कि एक दिन या 2 दिन तक का इनका टेक्निकली है कि अगर बड़ा बनाने लगे तो 1 हफ्ता तक खींच पाएंगे, लेकिन मतलब ये नहीं बनाया जा रहा कि आप गर्मी में
एनर्जी स्टोर कर लो, ठंडे में निकालो, वो नहीं है। मतलब घंटों में ही नापा जाएगा, 40 घंटा, 50 घंटा, 1 हफ्ता बहुत हुआ तो मतलब आवर्स में ही समझ लीजिए इसको है। लेकिन हाँ, आइडियली ये इतना आराम से कर सकता है कि मतलब पूरा सोलर खा गया, उससे आपका पूरा दिन चला सकता है। और ये वाटर को हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर स्टीम में बदलेंगे, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाएगी, इसे गर्म करेगा और उस गर्मी को आप निकालोगे कैसे? वो निकालोगे स्टीम के माध्यम से। यानी कि वो जो स्टीम है वो अब आप डायरेक्ट नॉर्मल कोल पावर प्लांट में डाल दोगे। ये समझिए, जो कोल पावर प्लांट है उसे आप कुछ नहीं कर रहे हो, वो जो करते हो है बस कोल पावर प्लांट का जो फर्नेस होता है, यानी कि बॉयलर, बॉयलर हटा रहे हो, बॉयलर की जगह ये लग जा रहा है और कुछ नहीं। उसका जो फीड वाटर पंप है वो वहीं का वहीं है, जो कूलिंग टावर है वहीं का वहीं है, जनरेटर है वहीं का वहीं है, आपका ये सब स्टेशन वहीं का वहीं है। और हाँ, सारे सब स्टेशन 2 वे होते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मतलब आपका पावर प्लांट जो है, कोल पावर प्लांट जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें सिर्फ कोयला का जो फर्नेस है, कोयला का जो इकोसिस्टम है वो हटेगा। पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि बहुत खर्चा होता है ये ट्रांसमिशन लाइन बिछाने में। आपको उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। सर है, बम बम है। फिर रेलवे लाइन है, सर आपको जो भी उसके लिए नए इक्विपमेंट्स खरीदने होंगे उसको लाना भी बहुत आसान होगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। और आपने जो इतना टरबाइन बहुत महंगा होता है, जनरेटर बहुत ज़्यादा महंगा होता है, टर्बो जनरेटर कहते हैं, दर्दनाक महंगा होता है। पूरा वाटर का जो साइकिलिंग है वो बहुत महंगा होता है। तो वहाँ पे बस आप एक बॉयलर हटा रहे हो, कोल पावर बॉयलर को, उसके यहाँ ये यूनिट लगा दे रहे हो और उसके बाद आप ये समझिए कि और कुछ नहीं छेड़ना है, कुछ छेड़ना ही नहीं आपको। आप मतलब दिन में जब दोपहर में बम बम सोलर आ रहा है, खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो। शाम को जब सोलर धीरे होने लग रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, सब लोग ऑफिस से घर आ रहे हैं, धड़धड़ा के भाग रहा है, ये अब स्टीम निकालने लगे और उससे आप टरबाइन चलाइए और बम बम ये आपको दे देगा, एनर्जी दे देगा। यहां तक तो अभी भी आप बोलोगे ये तो नॉर्मल बैटरी बैंक जैसा हो गया। हाँ, लेकिन अब इसमें एक दूसरा चीज है, ये स्पिनिंग मास वापस दे दे रहा है। स्पिन मास जो हमारा सबसे बड़ा कमजोरी है कि अगर सारा ग्रिड आर्टिफिशियल हो गया तो ग्रिड बहुत नाजुक हो जाएगा, कि कहीं एक फार्म ग्लिच मारेगा, पता चला पूरा का पूरा सेक्टर ब्लैकआउट हो रहा है। यहाँ पे वो दिक्कत खत्म कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि इससे क्या निकल रहा है? स्टीम। स्टीम से क्या चल रहा है? स्पिनिंग मास। वो है इनर्शिया में, तो मान लीजिए कोई ग्लिच आता है, होता है कभी ना कभी, क्या वो रेगुलरली होता रहता है। अभी स्पिन मास संभाले हुए है, वो स्पिन मास फिर से रहेगा कि ठीक है हम संभाल लिए, कोई टेंशन नहीं है। और दिन में भी आप इसे चला सकते हो कि मतलब मान लीजिए आपका 100 यूनिट्स खा रहे हो, आप 25 यूनिट इसको जस्ट चालू रखने पर रखोगे। गवर्नमेंट आपको पे भी कर सकती है इसके लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का एक काम होता है जिसे कहते हैं रेगुलेशन ऑफ पावर, मतलब पावर देना नहीं, रेगुलेट करना कि वो मतलब इंडिया के केस में 220 वोल्ट आपको मिल रहा है तो 220 वोल्ट मिलना चाहिए। 50 हर्ट्स है, वोल्ट हमारे यहाँ थोड़ा बह जाता है, लेकिन जो हर्ट्स है वो नहीं बहता है। 50 हर्ट्स तो मतलब 50 हर्ट्स, तो वो रेगुलेशन करना पड़ता है। बैटरी रेगुलेशन नहीं, वो भी ग्रिड टाई इन्वर्टर चला रहा है। यहाँ पे एक्चुअल वो मिल जा रहा है आपको कि सर हम संभाल लेंगे। स्पिन मास आ रहा है, झटका उटका लगा, मतलब ये ग्रिड को बांध के रख रहा है ताकि बाकी सबके जो इन्वर्टर है उनके पास एक सही सिग्नल जा रहा है कि सर क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या वेव्स है। ढिंक चिका नहीं हो, वो फिजिकली इनर्शिया दे दे रहा है। मतलब जिसके पीछे हम लोग भाग रहे हैं, जिस कारण से हमारा ग्रिड स्टेबल आज है, वो वापस आपको ला दे रहा है। सोलर में भी, विंड में भी, कि आप सोलर और विंड से एनर्जी लीजिए, ये चलता रहेगा। थोड़ा सा आपको लगेगा इनएफिशिएंसी है, लेकिन फायदा है कि उससे आपको स्टेबलाइज है, मतलब समझिए घर में एक अच्छा स्टेबलाइजर लग गया और जब आपको चाहिए एनर्जी निकालना, ठीक है, स्टीम ज़्यादा निकालने लगी, आपको मिल जाएगा। और चीप एंड लॉन्ग लास्टिंग मीडियम, यानी कि जो मीडियम है जिस चीज़ में ये एनर्जी डाल रहे हैं वो बहुत लंबा चलेगा। मतलब इनका शुरू का टारगेट था, मतलब पहले एक डिज़ाइन चला था इसमें तिगड़म वाला मटेरियल था, बाद में सिंपल डिज़ाइन आ गया। मतलब 30-40 साल तक कुछ सोचना नहीं है और उसके बाद रिप्लेस भी कर सकते हैं। मतलब इसमें ग्राफाइट ब्लॉक जो जा रहा है, मान लिया ब्लॉक ऑक्सीडाइज हो जाता है, डैमेज हो जाता है, बदल दीजिए। मतलब पूरा का पूरा सामान है। जैसे हम लोग का पावर प्लांट्स कैसे चलता है 100-100 साल तक, वो कभी ऐसा नहीं कि ये बना था यही रह गया। हर होता है कि भैया ये ट्रांसफार्मर था उड़ गया, ठीक है नया लगा दिया, ये था उड़ गया, मतलब मेंटेन करते 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 आप उसे ले जा पाते हो। इसमें मेंटेनेंस पॉसिबल होगा, ये नहीं होगा कि आपका सारा एलिमेंट ही बदल गया है। जब आप लिथियम इसके साथ बात करते हो, वो लिटरली कंपाउंड में बदल जाता है और वो कंपाउंड को दोबारा निकालने के लिए वो फिर से माइनिंग करना पड़ता है। यहाँ पे वैसा नहीं है। ये जो आपका ब्लॉक है वो एक इंसुलेशन है, इंसुलेशन खराब हो गया, रिपेयर कर दो। जैसे घर में इंसुलेशन होता है, फैक्ट्रीज में इंसुलेशन होता है, वैसे करो। तो बहुत लंबा चल सकता है, मतलब 30-40 साल तक आपको लोड नहीं लेना है। तो इसका जो दाम भी पड़ेगा वो भी काफ़ी लंबे टाइम तक मतलब रिकवरी टाइम दे देता है आपको। और मतलब इसमें कोई खतरा नहीं है इन्वायरमेंट को और ना ही लोग को। यानी इसमें जो मटेरियल ना तो रेडियो एक्टिव है, ना तो कोई वो कॉन्फ्लिक्ट मिनरल है, ना ही कुछ ऐसा है कि अगर लीक कर गया तो डेंजरस है। भैया ग्राफाइट है, कार्बन, कोई टेंशन नहीं है। और मतलब लोग को भी कोई खतरा नहीं कि भैया आर्सेनिक यूज़ हो रहा है या लेड यूज़ हो रहा है, वो सब कुछ नहीं है। और लोकल जॉब और लोकल इकोनॉमी स्टेबल रहेगा कि सर पावर प्लांट में सब लोग काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं सर, कोई टेंशन नहीं है। पावर प्लांट में काफ़ी लोग का नौकरी लगता है, बोल रहे हैं उनके चलते बहुत सारे और लोग आ जाते हैं, फिर उनके चलते और एक छोटा सा कस्बा बन जाता है। तो इसीलिए वो उतनी नौकरी रखना, उतना जॉब रखना लॉन्ग टर्म के लिए, देश के हेल्थ के लिए अच्छा बात है, क्योंकि आपने खर्चा तो किया है ना।
आपने बना तो दिया, तो अगर उसे आप बोलते मान ली 2010 में कमीशन किए थे, अब उसे आप 2025 में ये डिकमीशन कर देते हो, तब तो वो उधारी चढ़ गया ना परमानेंट, तो वो तो आप कभी नहीं चाहोगे ना। तो और रहा बात कि अगर वो आपका सॉल्व कर देता है एक प्रॉब्लम, सर आपको ग्रिड में इनर्शिया नहीं है, थारा भाई संभाल लेगा, सर आपके पास बैटरी नहीं है, थारा भाई संभाल लेगा, तो आप क्यों नहीं करोगे? और वही बोला, चीपर देन बैटरी अल्टरनेटिव, क्योंकि बैटरी आपको ग्रिड इनर्शिया नहीं दे सकता है, और बैटरी में आप मार हाय तो कीजिए, वो आप बेसिकली एक कंप्यूटर की जगह पे 10 कंप्यूटर पे भरोसा कर रहे हो कि संभाल ले, और ग्रिड इनर्शिया बोलता है भैया हम हैं फिजिक्स लेवल पे, टेंशन नहीं लेना है। तो यही कंपनी का आइडिया है। तो इनकी टेक्नोलॉजी क्या है? इनकी टेक्नोलॉजी है कि कोर जो है वो यहाँ पे कंडक्शन पे चल रहे हैं, यानी कि एक और कंपनी है अंटोरस एनर्जी, वो भी ग्राफाइट ब्लॉक पे चल रहे हैं, लेकिन उनका है कि ग्राफाइट बोल से फोटोन से एनर्जी इधर उधर निकालेंगे। ठीक है, वो बहुत बढ़िया, लेकिन इफिशियंसी कम है उसकी। तो यहाँ पे लोग ट्रिक क्या निकाले कि अगर आप किसी मतलब आप स्टीम का टेम्परेचर देखिए ज़्यादा नहीं होता है, जो कोल पावर प्लांट में हम लोग यूज़ करते हैं 600 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन भैया तो हम लोग को फर्नेस को 1500 पे क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि फर्नेस आप देखिए क्या है, गैस, मतलब आप कोल डस्ट ले रहे हो, कोल डस्ट में आग लगा रहे हो, कंप्रेस्ड एयर डाल रहे हो, वो एक आग बन रहा है। आग में क्या है, गर्मी है, बम बम है, लेकिन आग छू नहीं रहा है, आग लिटरली मतलब मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट कर रहा है, एयर मॉलिक्यूल्स को, कार्बन डाइऑक्साइड को वाइब्रेट करा रहा है, वो भिड़ रहे हैं दीवार में, और वो दीवार में मतलब समझिए सोर्स ऑफ हीट और एक बफर है गैस का, वो गैस के बाद अब आपका पानी गर्म हो रहा है। तो कंडक्शन के थ्रू नहीं हो रहा, पाइप जितना गर्म होता है पानी उतना गर्म हो जाता है, लेकिन आग जितना गर्म है उतना पाइप गर्म नहीं होता है, क्योंकि बीच में गैप है, बफर है, गैस फ्लो है, मास फ्लो है। तो उसको सॉल्व कैसे करें? अगर डायरेक्ट कंडक्शन से आप एनर्जी निकाल पाते हैं, यानी आपका हीटर है, पानी को वो डायरेक्ट छू रहा है, ना कि हीटर है, हीटर से आपने ग्राफाइट ब्लॉक गर्म कर दिया, ठीक है, ग्राफाइट ब्लॉक से फिर से फोटोन के रास्ते आएंगे, वो इनएफिशिएंट हो जाएगा। तो उसका साइड इफेक्ट क्या होता है इनएफिशिएंट रास्ते से आने से, कि जैसे बहुत सारे डिजाइन में देखेंगे कि हम हवा गर्म करेंगे और हॉट एयर घुमाएंगे, ठीक है आप करेंगे, फर्नेस वैसे ही चलता है। साइड इफेक्ट टेम्परेचर डेल्टा ज़्यादा चाहिए होता है, यानी कि आपको अगर 600 डिग्री सेल्सियस का ये चाहिए पानी, जो मतलब स्टीम चाहिए, तो 600 डिग्री सेल्सियस के लिए आपको 1500 डिग्री का रखना पड़ेगा टेम्परेचर, तब जाके आप 600 दे पाएंगे। जैसे आप लोग ध्यान देते होंगे सोल्डरिंग आयरन 400 डिग्री सेल्सियस 500 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, जबकि ये सोल्डर तो 220 में मेल्ट हो जाता है ना, लेकिन आपको डेल्टा चाहिए तभी एनर्जी फ्लो करेगी। तो वो डेल्टा आप कम रखना चाहते हो ताकि आपका खर्चा ना आए ज़्यादा। तो ये जो कि छू रहे हैं पानी को, मतलब ये ग्राफाइट ब्लॉक है, उसमें पानी बह रहा है और ग्राफाइट ही गर्म है, तो वो पानी में एनर्जी बहुत इफिशिएंटली डाल पा रहा है, यानी कि कितना डेल्टा चाहिए उनको वो कम हो जाता है, कि ग्राफाइट को वो सिर्फ 1500 डिग्री सेल्सियस रखेंगे तो भी वो 600 निकाल पाएंगे। उनको ये नहीं होगा कि, और वो 1000 डिग्री सेल्सियस है तो भी 600 निकाल पाएंगे, क्योंकि बोल रहे हैं फिजिकली छू रहे हैं। तो कंडक्शन इनका सबसे बड़ा मतलब इस समझिए डिफरेंशिएटर है, बाकी सब में हॉट गैस इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे वो सीधे सीधे छू रहे हैं पानी को, हम छू देते हैं पानी को, तो वो करते रहे। इससे वही बोला टेम्परेचर डेल्टा कम हो जाता है। दूसरी बात, ग्राफाइट ट्यूब्स हैं जिसमें ये ग्राफाइट ब्लॉक्स है, उसके अंदर ही ट्यूब है, कौन सा ट्यूब है मुझे नहीं पता, हो सकता है ग्राफाइट का ट्यूब है, लेकिन चांसेस है वो रिएक्ट कर जाएगा पानी के साथ। मेटल में प्रॉब्लम ये होगा कि मेटल भले बहुत हाई टेम्परेचर पिघलता है, लेकिन मतलब आप 1000-1500 डिग्री सेल्सियस में वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है। तो एग्जैक्टली उनका डिटेल नहीं मिल रहा है कि कौन सा ट्यूब यूज़ किए हैं। अच्छा चांसेस हो सकता है कि टाइटेनियम हो या टंगस्टन हो, वैसा कुछ हो सकता है, या स्टील भी चलेगा, लेकिन पानी बहुत कंटिन्यूसली घुमाते रहना पड़ेगा, तो वो इसमें एम्बेडेड है, इसीलिए बोल रहे हैं बहुत अच्छा से ये ट्रांसफर कर पा रहे हैं, इनको ज़्यादा डेल्टा नहीं चाहिए। दूसरी बात कि टेम्परेचर आप कैसे मेंटेन करोगे, किसी चीज़ से गर्मी निकाले वो टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो ये भी 2 फेज़ वाला सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जब आप शुरू में डालेंगे पानी, ठीक है, वो आपको 700 डिग्री सेल्सियस वाले एरिया से करेगा, आपको चाहिए 550 डिग्री सेल्सियस टरबाइन के पास, तो वो पहले से जाएगा, फिर दूसरे यूनिट में जाएगा, दूसरे यूनिट में वो जो टेम्परेचर है वहाँ पे वो डंप करने लग जाएगा अपनी एनर्जी, वो बेसिकली उसको थोड़ा वार्म कर देगा, तो आउटपुट आपका 500 आएगा, ये ठंडा होने लगेगा, तो इसमें जितनी एनर्जी डंप हुई थी सेकंड वाले में वो वापस रिकवर करने लगेगा, घूम फिर के आपको 500 मिलेगा। आप मतलब जो आउटपुट है वो हमेशा 500 रहेगा, क्योंकि सिंगल स्टेज नहीं कर, सिंगल स्टेज में आप 500 मेंटेन नहीं कर पाओगे, डुअल स्टेज में आप कर सकते हो, या ट्रिपल भी, मतलब बेसिकली मल्टी स्टेज है तभी जाके ये टेम्परेचर कर सकते हैं, नहीं तो टेम्परेचर शुरू में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर मिलेगा, फिर बाद में बहुत कम मिलेगा। तो स्टेज बाय स्टेज करने से आप एक ठो से मेजॉरिटी वर्क करा रहे हो, फिर दूसरे से बाकी चीज़ कर ले रहे हो। और वही समझिए बॉयलर को पावर प्लांट से हटा देना और कुछ नहीं छेड़ना है, जो चीज़ है, आपका फीड वाटर पंप है, आपका हाई प्रेशर स्टीम टरबाइन लाइन है, सब चीज़ ज्यों का त्यों रहेगा। कॉपी पेस्ट क्या मतलब, बेसिकली इसको आप बॉयलर की जगह पेस्ट कर दे रहे हो और कुछ नहीं बदलेगा। यही इनकी कोर टेक्नोलॉजी है कि मल्टी फेज करके वो आपको टेम्परेचर दे रहा है, टेम्परेचर को कंट्रोल चाहिए, सर एक्जैक्टली 550 बोल रहे तो 550 दो, 560 बोल रहे तो 560 दो, तो कंट्रोल चाहिए। ये नहीं कि अरे सर सुबह में बहुत गर्म था अब धीरे धीरे ठंडा आने लगा, वैसे नहीं चलेगा। ठंडा मतलब 500 डिग्री सेल्सियस, तो
टेम्परेचर कंट्रोल के लिए मल्टी स्टेज करती है, यानी कि आप पावर प्लांट पे आप भरोसा कर सकते हैं, मतलब आपको पूरा बहुत एनर्जी आपने चार्ज कर दिया और आपको दिन भर चलना है, यानी कि मान लीजिए सन डूबता है 6 बजे और आपको सुबह 6 बजे तक चलाना है, तो ये चला सकेगा, एग्जैक्ट टेम्परेचर दे पाएगा, भले एनर्जी घटते जा रहा है लेकिन टेम्परेचर वो मेंटेन कर पाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी है इनका। शुरू में ये ट्राई कर रहे थे, एक ब्लॉक रहेगा जिसमें एल्युमिनियम रहेगा, एल्युमिनियम मोल्टन हो जाएगा, कैपेसिटी उससे बढ़ जाती, प्रॉब्लम होता है कि टेम्परेचर डेल्टा उतना नहीं था, उन्होंने त्याग दिया। इसीलिए अगर आप इन कंपनी का बहुत पुराना वीडियो देखोगे, 2 साल पुराना या 3 साल पुराना, अलग चीज का बात कर रहे थे, अब शांति से प्योर ग्राफाइट। तो अब बात करते हैं इंडिया में क्या हुआ। तो इंडिया में ये समझिए, इंडियन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि आईपीसीआई जो है, इंडियन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये जो मतलब 100 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी है इंडिया में, इन्होंने इसके साथ यानी E2S के साथ जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया है वेस्ट बंगाल में। यानी कि इन्होंने इसमें आसनसोल में 250 किलोवाट, मतलब ये जो आप फोटो देख रहे हो 250 किलोवाट का यूनिट है, और ये 4 घंटे का स्टोरेज देंगे। मतलब बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होगा, ये पायलट है, मैं क्लियर कर दूं, ये पायलट है। यानी कि क्या हमने सोच लिया, बहुत बढ़िया, हमने लैब में बना लिया, अति बढ़िया, क्या वो काम करेगा कमर्शियल इन्वायरमेंट पे? क्या मतलब आपने लैब में कह दिया कि सर हाँ ये टेम्परेचर कंट्रोल कर देता है, लोड डाल के देखो वो कर पा रहा है कि नहीं? तो वो सबकी टेस्टिंग कहीं करनी होती है ना, तो ऑब्वियसली उस टाइम में आप फुल खर्चा करके नहीं करोगे। तो ये वो स्टेज पे है कि सर हमने बोल दिया, हमने प्रूफ कर दिया लैब में, अब हम इसे प्रूफ करना चाहते हैं कमर्शियल में कि क्या ये कमर्शियल अप डाउन लोड वो सब कर सकेगा। और 4 घंटा बात नहीं, वो 1 घंटा भी करते तो भी यूज होता। बात ये था कि वो जो बोल रहे क्या वो डिलीवर कर पा रहे हैं, उससे तो नहीं बोले, मतलब ये कहते हैं कि ये बॉक्स पे 4 घंटे तक आपका एनर्जी स्टोरेज रहना चाहिए। टेस्टिंग वो होगी कि 4 घंटे तक पूरा दे पा रहा है, 3 घंटे 30 मिनट में तो नहीं बोल जा रहा, वो सब आप देखोगे, उससे तो कुछ नहीं है। और इसका वही प्लग एंड प्ले ऑपरेशन, यानी कि इंडिया में जितने कोल पावर प्लांट्स हैं, आराम से भैया ये कोल पावर प्लांट्स में अब कोयला नहीं जा रहा है, कोयला बहुत महंगा हो गया, कोई बात नहीं सर, हटा दो सर प्लांट, नहीं प्लांट में बहुत खर्चा हुआ है, बहुत करोड़ों लगा है, कोई टेंशन नहीं है, एक काम करो चिमनी हटा दो, एक काम करो बॉयलर हटा दो, उसके यहाँ ये लगा दो ये बॉक्स। और बाय द वे ये बॉक्स अभी छोटा है तो इसलिए इनएफिशिएंट है, जितना बड़ा बनाते जाओगे बड़ा बॉक्स बनेगा, उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है कंपेयर टू वॉल्यूम, ये समझना बहुत जरूरी है। छोटे में वॉल्यूम आपका कम है, सरफेस एरिया बहुत है, जैसे आप बड़ा बनाते जाते हैं सरफेस एरिया बढ़ रहा है, लेकिन सरफेस एरिया बाय स्क्वायर बढ़ रहा है और वॉल्यूम बाय क्यूब बढ़ रहा है। तो यानी कि आपका बहुत ज्यादा टन जगह आप अंदर रख पाओगे, बहुत ज्यादा लीटर जगह रख पाओगे अंदर में, और आपका मतलब इंसुलेटिव लॉस जो है घटने लगता है। इसीलिए आप इस सबको बड़ा बनाना चाहोगे, छोटा में उतना इफिशिएंट नहीं होता है, लेकिन टेस्टिंग जो छोटे में ही करना है, तो उन्होंने गाड़ी खोल दी। और ये अराउंड 540 डिग्री सेल्सियस का स्टीम दे रहा है 150 बार्स के आसपास में। मतलब बेसिकली इसमें फीड वाटर का पानी आ रहा है, जो आप प्रेशर देख रहे हो फीड वाटर पंप से आता है। तो फीड वाटर पंप से हाई प्रेशर पानी घुसा अंदर, हाई प्रेशर स्टीम बाहर निकला, वो सीधे टरबाइन चला रहा है, और कुछ छेड़ना ही नहीं है इनको, कुछ छोड़ना ही नहीं, कुछ छूना नहीं, वही बोल रहा है, प्लांट ज्यों का त्यों है, वही ट्रांसफार्मर, वही सबस्टेशन, वही जनरेटर, वही कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स, वही टरबाइन, कुछ नहीं चाहिए। बस सर आप बॉयलर को त्याग दो, बॉयलर की जगह ये डाल दो, और कुछ नहीं करना है, इसी को टेस्टिंग करेंगे। वही ब्रिंग डाउन द लो कॉस्ट आरटीसी पावर इन द कंट्री। आरटीसी का मतलब है राउंड द क्लॉक, यानी कि दिन रात सुबह शाम आपको मिलता रहे। अब वही मान लीजिए हमारे जितने कोल पावर प्लांट्स हैं जिनको बंद करना पड़ रहा है बहुत सारे कारण से, कई जगह पे प्रदूषण के चलते बंद करना पड़ रहा है, कई जगह पानी खत्म हो जा रहा है उसके चलते बंद कर, कई जगह कोयला महंगा हो गया है कि ट्रांसपोर्ट में लूट जा रहे हैं तो कोई बंद करना पड़ रहा है, वो सब बना हुआ है। ठीक है, हाल फिलहाल की बात हो रही है, अब 50 साल का उसका लाइफ रहता है, तो मान लीजिए अगर छोड़ा भी दिया गया होगा 5-6 साल से, रिपेयर करके सर्विस में वापस सर्विस में लाने में उतना खर्चा नहीं होगा, आप आराम से उसे बैटरी में बदल दो, प्रदूषण नहीं निकलेगा, और आपका आराम से, हाँ भैया सर सोलर चल रहा है लेकिन ग्रिड बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि बोले इनर्शिया नहीं है, प्लांट बोलेगा हम संभाल लेंगे, तुमसे पहले भी हम संभालते थे, तुम्हारे बाद भी हम संभालेंगे, हम संभाल लेंगे। अब बोले सर रात को कहाँ से बिजली, हम संभाल लेंगे। विंड बोलेगा हम जरूर से ज्यादा दे देंगे शाम को, इसलिए भाई हम खा लेंगे, टेंशन मत। तो यही आइडिया, यही है, बहुत लंबा पोटेंशियल है इसमें। बोल रहे मतलब हमारे पास आधा औजार बना हुआ है, अगर इसी औजार को और डेवलप करते हैं या रीयूज करते हैं तो बहुत फायदा होने वाला है। तो भविष्य में क्या होने वाला है, तो यहाँ पे समझिए ये टेक्नोलॉजी क्रॉस कर गई है, जिसे हम लोग कहते हैं टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस लेवल। हर भी टेक्नोलॉजी में हल्ला सब कोई करता है, और मैं बार बार बोलता हूँ लैब में हर चीज काम करता है, तो लैब वाले को जनरली TRL1 कहा जाता है, टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल नंबर 1। फिर आप धीरे धीरे बढ़ाते जाते हो, स्टेप बाय स्टेप टेस्टिंग करते हो, प्रोटोटाइप बनाते हो, गाड़ी आगे बढ़ाते हो, और अब आप TR7 में आ गए, यानी कि ये जो डेमो के बारे में बात करें, TR7 लेवल पे क्लियर कर दिया है, यानी कि अब इसे TR8 और TR9 में आना। TR9 का मतलब होगा कि ये आप खरीद सकते हो, फोन उठाइए आपको कंपनी बेच देगी, और TR7 मतलब ऑलमोस्ट, मतलब अब फाइनल टेस्टिंग की जा रही इकोनॉमिक्स के साथ कि क्या वो काम करेगा कि नहीं। तो ये गाड़ी बहुत अच्छा चल रहा है, और जो स्पीड से चला है, मतलब कंपनी कुछ साल पुरानी है और ये प्रोटोटाइप बना के इंडिया में डिलीवरी कर दी, टेक इट एंड गो।
टेक इट एंड गो सर, हो गया, टेक इट एंड गो। तो अच्छा चांसेस है कि ये नेशनल लेवल तक खींच सकते हैं, यानी कि कल को इंडिया को है कि सर हमें जितने कोल पावर प्लांट्स है उसे डिकमीशन करना पड़ा, कोई टेंशन, डिकमीशन क्यों करोगे, उतना खर्चा करके बनाए हो, कोयला हटा दो ना, प्रदूषण हटाओ, प्रदूषण हटा दो और उसे बैटरी में बदल दो, इनर्शिया फ्री में मिलेगा, तो वो करेंगे। और मैं एकदम क्लियर करता हूँ, ये इसमें एक बात एकदम सच है कंपेयर टू बैटरी, कि इसकी राउंड ट्रिप इफिशिएंसी बहुत खराब होती है कंपेयर टू कोई भी और टेक्नोलॉजी आप लें, जैसे कि पम्प्ड हाइड्रो की भी राउंड ट्रिप इफिशिएंसी इससे बेटर होती है। लेकिन पम्प्ड हाइड्रो में दिक्कत हो, पानी का डीलिंग है, ब्यूरोक्रेसी में ही 25 साल बीत जाता है, वो बना ही नहीं है इंडिया में कब से, जबकि हम लोग से 1977 से इसके पीछे पड़े हुए हैं। जब न्यूक्लियर का भूत काटा था सब लोग को, तो तभी पम्प्ड हाइड्रो का डेवलपमेंट हुआ था, और उसको अगर हम लोग करते रहते तो हमारा सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाता। लेकिन वो उसी बोल रहे हैं, वो ब्यूरोक्रेसी में फंस जाता है। यहाँ पे सर पहले से बना हुआ है, आपको टेंशन नहीं लेना, नया बनाएंगे, जमीन लेंगे, पानी करेंगे, नहीं नहीं सर, बना हुआ है सर, टिकट एंड गो। तो ये बहुत बढ़िया है कि हमें जो चीज़ को डिकमीशन करना है वो एक घाटा होता है देश के लिए बहुत बड़ा, तो उतना बड़ा घाटा आप देश को बात बात पे दोगे, अच्छी बात नहीं है ना। तो वहाँ पे आप देखिए कि सर थोड़ा सा और पैसा लगाइए और ये घाटा बढ़ जाएगा, और प्लस आपको एक एक्चुअली यूजफुल सर्विस दे रहा है, ग्रिड स्टेबलाइजेशन सर्विस दे रही है, प्लस एनर्जी स्टोरेज मिल रहा है। तो उस नजरिए से देखिएगा तो राउंड ट्रिप इन इफिशियंसी जो है कि सर बहुत एनर्जी वेस्ट हो जाता है, मान लीजिए 75% वेस्ट हो जाता है, सीधे लोग बोलेंगे चुपचाप से पैसा लो हमको दे दो, क्योंकि 75% का मतलब हो गया आपको 4x का ये प्राइस डिफरेंशियल चाहिए, एक्चुअली उससे ज़्यादा होता है। 5-6x में तो प्रॉफिट होने लगेगा, यानी कि ऐसा अरे सर हमें अगर कोयला पे चलते तो 15 साल में ROI होता, अब तो हम 8 साल में ROI कर दे रहे हैं। ये हो सकता है अगर डिफरेंशियल बहुत बढ़ जाता है। ये मैं क्लियर करता हूँ, ये मुझे डेटा नहीं मिला क्योंकि मैं किसी पावर क्या बोलते हैं डिस्पैचर से बात नहीं कर पाया हूँ अभी तक। अगर डिस्पैचर से बात कर लूंगा तो आप लोग को भले बता दूंगा। मतलब मुझे वो नहीं मिला, वो बोला सिर्फ डिस्पैचर लोग के पास आता है, वो रोज सुबह देखते हैं, रोज मतलब उनका स्टॉक मार्केट अलग चलता है। तो आपको ग्रिड को बचाने को मिल जाएगा, जो डीकमीशन जो इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए वो वेस्ट करने से बचा लोगे। इंडिया में कितने प्लांट्स हैं, 180 यूनिट अभी चल रहा है और बहुत सारे बंद भी हो चुके हैं। तो 180 यूनिट मतलब एक छोटे छोटे 180 छोटे गाँव को आप बचा सकते हो, और प्रदूषण खत्म हो जाएगा कि भाई आपको प्रदूषण खत्म, सर खत्म, लोड नहीं लेना है। पूरी दुनिया में कितना है, 2465 बम बम है, मतलब आपको टेंशन नहीं लेना है, बहुत बड़े बड़े बैटरीज। और रहा बात इसका पावर कितना हुआ, जितना उसका पहले था, और मतलब क्योंकि ग्रिड का लिमिट वो हो जाएगा फिर कि जब मान लीजिए जो सबस्टेशन बना है 1 गीगावाट के लिए, तो 1 गीगावाट ही आप रख पाओगे वहाँ पे, लेकिन आप उसका गीगावाट आवर बढ़ा सकते हो कि 5 गीगावाट आवर कर दो, 6 गीगावाट आवर कर दो, 18 गीगावाट आवर कर दो, वो आप जितना बढ़ाना बढ़ा दो। लेकिन जो इनपुट एंड आउटपुट रेट है, यानी पावर जिसे कहते हैं, पावर आपका फिक्स रहेगा क्योंकि वो पहले से बना हुआ है। और वो भी हो सकता है कि आप बाद में सर हमने बनाया सब चीज़ किया, इसे बढ़ा लेना चाहिए, डिमांड और आ रहा है, ठीक है, तब आप सबस्टेशन अपग्रेड कीजिए। फिर मान लिया हो जाता है कि सर नहीं ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा, उसको अपग्रेड कीजिए। मतलब ये एसेट जो देश ने हजारों करोड़ लगा के जो ये एसेट्स बनाए, इसे आप सदियों तक यूज कर सकेंगे। मतलब ऑब्वियसली टूटेगा फूटेगा खराब होगा, नया बदलते जाएंगे, ये बहुत अच्छा फायदा है। और दूसरा एक दो ही कारण से जनरली कोल पावर प्लांट्स बंद होता है, एक्चुअली 3 है पूरी दुनिया में, इंडिया में सिर्फ 2 है। 3 ये होता है, प्रदूषण बहुत, मान लीजिए बर्नर सब बहुत ज्यादा गंदा, कैंसर देने लग रहा है सब लोग को, क्योंकि इससे मरकरी, सल्फर, भगवान जाने क्या क्या निकलता रहता है, हमको भी नहीं पता सल्फर निकल रहा है सबसे, तो वो सब के कारण बहुत लोगों का जान जाता है, तो और चला जाता है, मतलब चले गए ऊपर, खत्म, टिकट कट गया। तो बहुत जगह पे उसके चलते बंद करना पड़ता है, बहुत जगह पे पानी के चलते बंद गई, जो इंडिया में बहुत कॉमन हो गया है। और बहुत जगह पे, रेयर जगह पे ये होता है कोयला का दाम बहुत बढ़ गया है। तो अगर ये तीनों में से इंडिया में जो 2 चीज होता है, पानी खत्म हो गया और कोयला खत्म हो गया, कोयला खत्म हो गया टेंशन नहीं है, और प्रदूषण का वो भी समस्या सॉल्व कर देंगे। रहा बात पानी का, पानी में ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इंडिया का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर, यानी कि यहाँ पानी गटका नहीं जाता है, जो आपका टरबाइन से लो प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम निकलता है। सर टरबाइन सिर्फ प्रेशर घटा सकता है, टेम्परेचर नहीं घटा पाता। मतलब आपका 500 डिग्री सेल्सियस ये स्टीम गया, बम बम स्टीम गया, वो 180 बार्स पे गया, अति बम बम गया, आउटपुट ऑलमोस्ट वैक्यूम हो जाएगा, टेम्परेचर ज्यों कहते हो रहेगा, टेम्परेचर नहीं घटेगा। तो उसे ठंडा कैसे करते हैं, वो जो कूलिंग टावर देखते हैं ना, वो उसके पास एक रेडिएटर रखा जाता है जो आपका स्टीम को ठंडा करता है, और वो गर्मी को आप पानी से बॉईल करके निकालते रहते हो। साइड इफेक्ट, वो पानी गटकते हैं, मतलब कि लिटरली अंडरग्राउंड वाटर को खत्म कर देते हैं, नदी को सुखा देते हैं। फ्रेंच में भी ये हुआ कि जब मतलब 2022 में जब गर्मी कुछ जरूरत से ज़्यादा आया था, उनका सारा न्यूक्लियर प्लांट को बंद करना पड़ गया, सर कूलिंग टावर नहीं चल रहा है, पानी खत्म हो गया है। तो ये समस्या को सॉल्व करता है। साइड इफेक्ट, खर्चा बढ़ा देता है, आपको एक बड़ा रेडिएटर लगाना पड़ता है। ये सबसे बड़ा फिजिकल बिल्डिंग है इंडिया का, कभी आपको जाने का मौका मिले जरूर जाके देखिएगा। झारखंड में है, नॉर्थ कर्णपुर,
नॉर्थ करणपुर में है। इसका 1-2 ही वीडियो है, मतलब कोई किसी ने ढंग से नहीं बनाया, बहुत बड़ा है, मतलब इसका जो पंखा है हेलीकॉप्टर के साइज़ का है और कई सारे पंखे हैं उसमें, बहुत बड़ा है। तो ये लगाइए, पानी का समस्या खत्म, प्रदूषण का समस्या खत्म, कोयला का समस्या खत्म। तो बोला हमने जब इतना खर्च कर ही लिया है, थोड़ा-सा और डालिए और पर्यावरण को भी बचाइए, देश की इकोनॉमी को भी सुधारिए और ग्रिड को भी स्टेबल कर लीजिए। तो बहुत अच्छा, मतलब ये है जो हमारे पास, उसी को अच्छे से यूज़ करते हैं। टेक्नोलॉजी लेवल 7 पे आ गया तो अब बहुत चांसेस है कि ये एक्चुअली ऑलमोस्ट वहाँ पे है कि, और इंडिया इस पे काफ़ी मेहनत कर रहा है, तो बहुत अच्छे चांसेस है कि हम लोग इससे बम बम प्रोग्रेस कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन थर्मल एनर्जी स्टोरेज के बारे में, इंडिया में जो लगाया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।